सब एब्सेंट हो जाता है। चलो आवाज आ रही है सबको ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में? ऑफलाइन में तो सबको आई थी। यस मैम। ओके, कुछ पढ़े आप लोग? सैम्पलिंग हमें पढ़ना था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसमें से फिर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ना था, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का 3 पार्ट था, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग था, जिसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, बट उसमें रैंडम सैम्पलिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान देना इस चीज को। कहीं सैम्पलिंग बोला जाता है रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये 3 टाइप हमें पढ़ना है। कुछ पढ़े हो सब? बताओ पहले। मार्किंग होगा तो एब्सेंट हो जाओगे सब स्पेशल केस। अच्छा एक सेकंड बताओ। यस मैम। तुम्हें बता दो क्या है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्या है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ऐसे 1 बाय 1 हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है उन सबको, लेकिन क्या है बता सकते हो ये? What is simple random sampling? What is certified random sampling? And what is systematic sampling? बोलो। तुम अपना प्रेजेंट करते हो, बताओ ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या था? ये तो याद होगा ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? हाँ बहुत सिंपल है, टेल मी। बॉल में आप देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो बॉल में देते हैं वो एक एग्जांपल है, दैट इज द वे ऑफ doing simple random sampling. That means you are collecting samples with the help of simple random sampling method. But simple random sampling है क्या? It is a way or process or method, sampling method, जिसके हेल्प से आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, और उस सैंपल कलेक्शन के करने में जो ऑप्शंस, जो अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को, वो इक्वल दे रहे हैं। ऐसा केस जहां पे सैंपल्स मतलब पूरे पॉपुलेशन का कलेक्शन हो, और उस पूरे पॉपुलेशन के कलेक्शन से आप कुछ सैंपल्स रैंडम कर रहे हैं, जबकि सबको सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है। मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 का सिलेक्शन हो रहा है, तो सबको इक्वल चांस दिया गया है सिलेक्शन का। सबका नाम अगर हम शीट में लिख देते हैं और बाउल में डाल देते हैं, तो सेलेक्ट, और कोई एक चीट उठाते हैं या फिर 10 चीट लेना है लोगों का तो 10 लेते हैं, तो सबको इक्वल ऑप्शन मिला, सबका पेज पे नाम लिखा गया था, लेकिन सेलेक्ट जो हुआ वो अपना सेलेक्ट हुआ विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके साथ कोई बायसनेस नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी कोई बायसनेस नहीं हुआ। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक मेथड है सैंपल सिलेक्शन का, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है ऑल द सैंपल्स को, ऑल द पॉपुलेशन को सेलेक्ट होने के लिए। यही है सिंपल रैंडम सैम्पल, बात खत्म। अब इसको सेलेक्ट करने का 2 तरीका है। पहला लॉटरी सिस्टम, जो चिट पे नाम लिखो, बाउल में रखो, वेल सफल करो, फिक्स करने के बाद कोई 1 2 10 जितना भी सैंपल्स तुमको चाहिए निकालो, ये हुआ लॉटरी मेथड। दूसरा मेथड है, एक होता है रैंडम नंबर टेबल मेथड। मैंने कहा रैंडम नंबर टेबल मेथड क्या होता है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स, मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था इसको, सारे के सारे नंबर्स जो है वो 0 से लेके 9 तक बने हैं। अब 0 से लेके 9 तक में सबका सिलेक्शन का चांस कितना है? सबका है 1/10। उसी तरह और भी नंबर्स जब उससे बनेंगे तो सबके सिलेक्शन के चांस कितने हैं? सबका वही रहेगा। जितना भी नंबर, अगर 1 डिजिट ले रहे हो तो 1 डिजिट में ऐसा सिलेक्शन होगा, 2 डिजिट लोगे तो उसका भी सिलेक्शन का वही प्रोबेबिलिटी, 3 डिजिट लोगे तो सारे 3 डिजिट्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। क्योंकि नंबर्स वही रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स कहीं ना कहीं सेम होगा, इसलिए उसके मेथड पे एक टेबल बनाया जाता है, जैसे नॉर्मल टेबल होता है, जैसे टी टेबल होता है, लॉग टेबल होता है, जो भी टेबल्स आप देखे हो पहले,
उसी तरह एक टेबल है रैंडम नंबर टेबल मेथड। रैंडम नंबर टेबल मेथड से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें लास्ट डिजिट देखा जाता है, उस लास्ट डिजिट पे जो भी वैल्यूज नंबर्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब ये सिलेक्शन होता कैसे है? जब टेबल है तो ऑब्वियसली बात है पूरे पेज में टेबल बनाया हुआ होगा तुम्हारे पास। पेज में जब भी सिलेक्शन करोगे तो पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करो, पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट करो, या फिर डायगोनल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो। यही 3 ऑप्शन है। लेकिन जब भी करोगे तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स तुम लोगे, पूरा का पूरा रो, इंटायर कॉलम, इंटायर डायगोनल, जितना भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं एक ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम लिखा, फर्स्ट एलिमेंट ले लिए, दूसरे को गैप कर दिए, फिर थर्ड लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कहीं से भी रैंडमली एक बॉक्स की तरह कॉलम, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, वर्टिकल लाइन लो या डायगोनल लो, वैसे सेलेक्ट कर लो। उसके बेसिस पे जो सिलेक्शन आ गया वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये टेबल मिलेगा तो हम सेलेक्ट करके बता भी देंगे। बट उसका लॉजिक यही है, ये याद रखना, वो लिखना पड़ता है कि कैसे लेना है। तो रैंडम नंबर टेबल लेना है, रैंडम नंबर टेबल से जो सिलेक्शन करेंगे, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जहां से शुरू करेंगे वहां से कंसेक्यूटिव लेंगे, आइदर रो और कॉलम और डायगोनल। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने, मतलब सेलेक्ट करने का, सैंपल सेलेक्ट कलेक्ट करने का। अब उस सैंपल के बेसिस पे जो भी कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे भी निकालेंगे, वो आपका तो सेलेक्टेड सैंपल होगा। नंबर वाले में हाँ, जैसे डायगोनल अगर गए, हाँ, तब तो मैम हर रो और हर कॉलम के कुछ आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैम अगर सिर्फ कॉलम लिए, हाँ, तो मैम जितने आपके रोज में जो है उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको उससे मतलब नहीं है। जैसे नंबर्स क्या होता है, 01, 02, 03 कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैट्रिक्स देखे हो वैसा नंबर ले लो, कुछ भी नंबर लिखा है, वो नंबर्स अरेंज करके टेबल में जैसे रखता है वो क्या हुआ, वो अपना फिक्स फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हो, कुछ सेट ऑफ रूल है जिसके हिसाब से वो बनाया गया है। उसमें सिलेक्शन का सिर्फ एक लॉजिक है, जो भी कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर रहे हैं, आइदर रो लीजिए, कॉलम लीजिए या डायगोनल लीजिए, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। तो जो भी लेंगे, जहां से शुरू करते, तुमको 10 सैंपल लेना है तो पूरे रो में 10 अगर एलिमेंट है तो 10 ले लो। अगर 10 एलिमेंट नहीं है तो सपोज ऊपर 8 एलिमेंट है, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो सेकेंड रो में आ जाओ, रो लिया, हो गया। कॉलम ले रहे हो, कॉलम का भी मान लो अगर 8 कॉलम आपको लग रहा है, वैसे होगा नहीं, उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मान लो अगर 8 ले रहे हैं तो नेक्स्ट अगर 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए तो सेकंड कॉलम में आ जाओ। डायगोनल में जाओगे उसी तरह चले जाओगे, यही करना है। तो डायगोनल में लेने में दिक्कत होगा, बाद में हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन रो और कॉलम चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन डायगोनल लेते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल कभी कभी लगता है ऐसा हो, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। कोई उसका रूल ये डिफाइंड है किस तरह से आप ले सकते हैं, तो आप जैसे भी ले वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे आपके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, ये रैंडम सिलेक्शन हो गया, रैंडम सिलेक्शन का तरीका है ये, खत्म। अब ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आया, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है बहुत बार कि आपको पूरा का पूरा पॉपुलेशन पढ़ना है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें जानना है कि सब कैसे स्टूडेंट है। सपोज मेरा फर्स्ट क्लास है, हम फर्स्ट क्लास आया है आपके क्लास में पढ़ाने के लिए, और मुझे जानना है कि आपके नॉलेज का लेवल क्या। ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास में 100 स्टूडेंट है, 2, 4, 10 लोगों से हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चंस, जिससे समझ में आता है। रैंडमली किसी से पूछे या सब बात करते दिख रहे हो तो सबसे एक लाइन से पूछना शुरू कर दे, मेरी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, कुछ लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ लोगों से क्लास में पूछे, और अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट से हम एक लाइन से पूछना शुरू कर दिए, एक लाइन से जब पूछना शुरू करेंगे तो हो सकता है, जनरली क्या होता है, क्लस्टर में कौन बैठता है, फ्रेंड सर्कल सब होता है। तो अगर मान लो वो सब बैठे हुए हो तो सबका हो सकता है बहुत अच्छा ग्रुप हो, पढ़ने लिखने वाला हो, तो जो आंसर देगा सब अच्छा आंसर देंगे। तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे इसे, क्लास का जो भी नॉलेज एक्सटेंड है बहुत अच्छा है, और हम उसके हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देंगे। दूसरे केस में क्या होगा, मान लो ऐसे क्लस्टर को हम पकड़ लेते हैं, ऐसे 4-5 ग्रुप से पूछ लिए जो कुछ भी नहीं पढ़ता हो। अब इंटरप्रिटेशन में क्या आने वाले हैं, कुछ नहीं आता है, तो हम लेवल और नीचे लेवल से पढ़ाना शुरू कर देंगे। या फिर अगर हम रैंडमली पूछते हैं, कुछ लास्ट बेंच से पूछे, कुछ फर्स्ट से, कुछ मिडिल से, कुछ ऐसा रैंडम सिलेक्शन करके हर बेंच के किसी स्टूडेंट से कुछ एक पूछ ले रहे हैं, 10 रो है मान लो, 10 से पूछ लेते हैं, सबसे एक पूछ लेते हैं, तो फिर अब क्या होगा, रैंडम सिलेक्शन हुआ।
अब हमें जो ओपिनियन मिलेगा वो मोर और लेस एवरेज ओपिनियन मिल जाएगा, जिससे हम ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बच्चे का, अगर किसी बच्चे का, इस पूरे क्लास का इंटायर रेंज जो है वो क्या जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कहाँ तक है, ये तो आप बता सकते हो। तो इससे क्या होता है, जब हम रैंडमली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो कंक्लूजन किसके लिए निकल रहा है, पूरे क्लास के लिए। लेकिन हम पूछ किससे रहे, पूरे क्लास में पूछ रहे, सही होगा। यही होता है डिफरेंस। मतलब जब आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल होगा। अब हमेशा रैंडम करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है। अब हम अनबायस भी होंगे, क्योंकि हर बेंच से हमने कुछ कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स कैसे कैसे हैं। उससे ये भी पता चल जाएगा कि एक रो में हो सकता है सारे, किसी में वीक स्टूडेंट्स बैठे हो, पूरे एक रो में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब लोग क्या करता है, फ्रेंड ग्रुप बना के बैठता है जनरली। तो ये हमें पता चल जाएगा। अब जो भी हम इंटरप्रेट करेंगे पूरे क्लास के बारे में वो कहीं ना कहीं सही होगा। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, हम 10 स्टूडेंट से ही क्वेश्चन किए, लेकिन पता किसके बारे में चल गया, पूरे क्लास के बारे में चला या नहीं। तो यही फायदा होता है जब आप सैंपल्स को स्टडी करते हैं, तो आप स्टडी किसको कर रहे हैं, सैंपल्स को, सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, बट जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो पूरे क्लास के बारे में निकाल रहे हैं। पूरा क्लास कैसा होगा, क्या है, क्या कंडीशन है, ये पूरा का पूरा हमें पता चल गया। बट हमने पूरे क्लास के ईच एंड एवरी स्टूडेंट से नहीं पूछा, बट एक रफ आइडिया मिल चुका है। यही होता है जब हम करना होता है पूरा का पूरा स्टडी। तो अब करोगे क्या, हर पॉपुलेशन को तुम पढ़ नहीं पाओगे, हर पॉपुलेशन के बारे में जान नहीं सकते। 100 स्टूडेंट है फिर भी मान लो जान सकते हैं, एक दिन में तो नहीं पूछा जा सकता है सबसे, एक दिन की 1 घंटे की क्लास में सबसे नहीं पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, उसके बाद आंसर मिले और ये हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा पॉपुलेशन होगा जहां आप नहीं देख सकते। जैसे सारा प्रोडक्ट, किसी एक कंपनी का पूरा प्रोडक्ट देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। एक बार एक लॉट में कितना प्रोडक्ट बना है ये देख सकते हो तुम। पूरा एक लॉट है, उस लॉट में किस तरह का प्रोडक्ट बना है देख सकते हैं। उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि एवरेज इस प्रोडक्ट का जो भी है क्राइटेरिया, क्या कहा जाए, जो क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है वो सब है या नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं पूरे सैंपल के बेसिस पे, उसको क्रॉस चेक करिए। फिर दूसरा लॉट आएगा, फिर उसको चेक करिए, फिर थर्ड लॉट आएगा, इसको चेक करिए। लेकिन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को तो आप नहीं देख सकते। देखा जाता है ऐसा, नहीं देखा जाता। और अगर तुम छाट के भी रखते हो, फैक्ट्री में भी रखा जाता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको एक साइड रखो, 2-3 लॉट बना दिया जाता है, लॉट ए बी सी, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग लॉट में रखा जाएगा, उसके बेसिस पे बाद में डिसीजन लिया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, आप पूरे पॉपुलेशन को पढ़ नहीं रहे, सैंपल्स के बेसिस पे कर रहे हो, और रैंडमली अगर कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा वो रिलायबल होगा। इसीलिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया जाता है, यही मेथड है और इस वजह से किया जाता है। इसमें कोई डाउट है बताओ, किसी को कुछ ऑनलाइन में? कैमरा सबके क्यों बन गए? अनुराग, प्रत्युष, आयुषी, आकृति, अभिषेक, सबका कैमरा बंद है। कैमरा ऑन करो, एक स्टूडेंट का ही कैमरा ऑन था। ठीक है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। अब एक चीज है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, 2 चीज नोट करने लायक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और दूसरा आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे मान लो, अगर वही कर लो, बाउल में चिट भर के रखा हुआ है, अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, बाउल में सब क्लास में मान लो तुम्हारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबका नाम लिख के एक बाउल में डाल दिया गया, रैंडम सिलेक्शन करके किसी एक का नाम आया। जिस एक का नाम आया है उसको मान लो हम
उस चिट को बाहर रख दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चिट निकाले, उसके बाद थर्ड चिट निकाले, थर्ड चिट को भी बाहर रख दे रहे हैं, सेकंड चिट को भी बाहर रख दे। अब हर बार क्या होगा, जो नंबर ऑफ चिट बचेगा बाउल में वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टाइम आप जो बाउल में रखे थे, अगर वो n एलिमेंट्स है, सपोज क्लास में n है, 30 स्टूडेंट्स है, 10 is equal to 30, लेकिन दूसरी बार अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट क्या होगा, 1/30। अब आपने जो जिसका भी चिट में नाम आया हो, मान लो सेकंड रोल नंबर 2 का आ गया, ठीक है, वो यहाँ है, इस चिट को दोबारा से हम इसमें नहीं डालते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट इज 1/29 होगा। अब इसमें सिलेक्शन किसी का रोल नंबर मान लो 15 आ गया, अब यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन निकालो, 1 बाई क्या हो जाएगा 28, तो ये क्या हो गया, कोई भी और नंबर, तो ऐसे ही मान लो कुछ और नंबर आपको चला जा रहा है, रैंडम सिलेक्शन कहां से हो गया। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रोल नंबर 2 इज, हाँ, दोबारा से रिप्लेस नहीं होगा, खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं ये भी देखो, मान लो अगर हम यहाँ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट सिलेक्शन फेवर, मान लो 1/30 प्रोबेबिलिटी तो होगी, वापस से क्या किया गया, सेकंड केस में, सेकंड टाइम में दूसरा जो एलिमेंट, मान लो यही 2 आ गया, इस 2 को वापस से यहाँ डाल दीजिए, 2 आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें 1/30 रहेगा, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है कोई और भी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 2 जो है वो खुद को रिप्लेस कर सकता है, करेगा नहीं जरूरी नहीं है, बट कर सकता है। इसको बोलेंगे विथ रिप्लेसमेंट, इसको बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट में अगर प्रोबेबिलिटी 1 है बाई n है, तो सेकंड में 1 बाई n माइनस 1, थर्ड में 1 बाई n माइनस 2, इस तरह से जाएगा। विद रिप्लेसमेंट में मैम अपॉर्चुनिटीज भी तो घट जाती है ना, क्या विद रिप्लेसमेंट में तो अपॉर्चुनिटी घटेगी ना, अपॉर्चुनिटीज घटेगी क्योंकि वो वापस से इसमें अगर आया, हाँ, हो सकता है उसका सिलेक्शन करना हो तो उसका अपॉर्चुनिटी पे चला गया, वो आया, उसका अपॉर्चुनिटी चला गया, मतलब एक बार वो सेलेक्ट हो चुका है ना, तो सेलेक्ट हो चुका है, वो सेलेक्ट हो चुका है, उससे ये हो सकता है अगर दोबारा भी वही सेलेक्ट हो जाए तो किसी और को जो ऑप्शन मिल रहा था वो गया, ये हो सकता है। लेकिन उसका भी अपना यूज है, दोनों केस में है। जैसे मान लो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, टाइम पे, जैसे मान लो आपको 10 कैंडिडेट चाहिए, तो आप विथ रिप्लेसमेंट वाला काम तो नहीं करेंगे, आपको 10 लोग लेना है, 10 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो आप इससे करिए, 50 में 10 लेना है, 30 में 10 लेना है, तो फिर वहां से ये करिए। लेकिन आपको सिर्फ ग्रुप लेना है, 10 बार एक्सपेरिमेंट करना है, फर्क ही नहीं पड़ता क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, किसको क्या इवेंट मिल रहा है। जैसे गेम में, मान लो कोई गेम खेलते हो, अब हर बार तुम ही जीतो तो क्या प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप गेम खेल रहे हैं, सबको ऑप्शन तो मिला हर बार एक ही गेम खेलने का, ऑप्शन सबके पास है, सब जीत सकता है, लेकिन तुमको दोबारा ऑप्शन मिल गया, तुम उस ऑप्शन का मतलब अपॉर्चुनिटी का ज्यादा फायदा उठा रहे हो सकता है ना। एक ही गेम को आप 10 बार खेल रहे हैं, तो हो सकता है 10 बार आप ही जीत जाए, कोई और नहीं जीते, तो फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी तो दोनों के जीतने की वही थी ना, चेंज नहीं हुई है, लेकिन आप जीत रहे हो बार बार, तो हो सकता है वो आउटकम वो रिपीटेड आ जाए, रिपीटेड टर्म उसमें पॉसिबल है, मतलब एक ही इंसान 2 बार वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो एक बार सेलेक्ट हो चुका है उसको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए, ये होता है। तो प्रैक्टिकली मतलब नॉर्मली विथ रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता, मतलब विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों ही किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है वही सिचुएशन पे। विथ रिप्लेसमेंट हम लोग शॉप के सिलेक्शन में नहीं कर सकते, एक ही शॉप का सिलेक्शन है, तो मान लो अगर तुमको जैसे पेट्रोल पंप का सिलेक्शन बोल रहे थे, पटना के बारे में पेट्रोल का सेल जानना है, तो
तो अलग अलग एरिया से आप अलग अलग पेट्रोल पंप का सिलेक्शन कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर कर रहे हैं तो उसमें से एक ही पेट्रोल पंप का 2 बार सिलेक्शन हो जाए, जरूरत क्या है? नहीं है, नहीं है ना, तो फिर उसमें नहीं करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट में नहीं जाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएंगे। लेकिन अगर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे गेम खेल रहे थे उसमें 10 बार सब लोग, मान लो जैसे कुछ होता है ना, कुछ ग्रुप गेम खेल लो, अब ग्रुप में मान लीजिए 30 लोग खेल रहे हैं, तो 30 में से सब लोग जीतने का ऑप्शन है ना, सबके पास जीतने का ऑप्शन है। अब उसमें भी कोई एक ही इंसान है जो 2 बार जीत जाए। वर्ल्ड कप जो होता है, हर बार हर कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन कोई एक से ज्यादा बार भी जीतती है ना, कोई नहीं जीत, कोई एक बार भी नहीं जीता है अभी, कोई एक से ज्यादा बार भी जीता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, 4 बार, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिला ना, लेकिन कोई उसका पूरा फायदा उठाया, मतलब उसको बेनिफिट। कॉम्पिटिटिव मामले में ज्यादा काम आता है, उसको बार बार देखा, उसके रिसर्च में बार बार उसको लाके देखा जाता है कि हाँ इस साल इन्होंने किया है, इस साल फिर इन्होंने किया, तो हर साल को उनको तो हो सकता है, हाँ, उस पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करो, उसमें हो सकता है जैसे जरूरत है उसके हिसाब से हो, लेकिन कभी कभी वो यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत केस में वो यूजफुल नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन। कभी कभी ये ज्यादा यूजफुल है, कभी कभी वो ज्यादा यूजफुल ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में ज्यादा ये है, और रिसर्च के लिए ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम सैंपल जो आप सेलेक्ट करेंगे वो इन 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर रिपीटेड वैल्यू आता है और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो विथ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है, नंबर ऑफ काउंट्स आपको देखना है, तो फिर विदाउट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये 2 तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने का। लेकिन मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी इक्वल कैसे होती है? ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, हर केस में 1/30, 1/30, 29 लाइक ऐसा कुछ आ रहा है, दिख रहा है ना। बट मैथमेटिकली ये प्रूफ किया हुआ है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आफ्टर n इवेंट्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं बोला जा सकता, मतलब मैथमेटिकली साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो नहीं बोला जा सकता दिस वन इज प्रेफरेबल टू दैट और दैट वन इज डिफरेबल टू एक हो सकती है, अगर क्योंकि 1 से लेके अगर 30 तक हम लोग पूरा निकालेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो एक जाएगा। हाँ, और मल्टीपल प्रोडक्ट में लेते हैं ना, जैसे मान लो इसके प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन, सॉरी तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और तुम्हारे क्लासमेट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग आने वाली है। लेकिन अगर n सीरीज की बात करें तो सबका प्रोबेबिलिटी ईच एंड एवरी टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो सारा टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो सब बराबर होगा, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैथमेटिकली सारा टर्म इक्वल होगा, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते दिस वन इज प्रेफरेबल टू दिस एंड दैट वन इज नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, लेकिन दोनों तरीका है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन और किसी को पूछना है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर हम पूछे, चलो हम पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। आयुषी, आयुषी, पल्लवी कुमारी, श्रेया, ये सबका नाम नोट करो तो सबका अटेंडेंस आज एब्सेंट मार्क करेंगे। श्रेया, कैमरा ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए। मैम बैटरी नहीं है। तो फिर डिस्कनेक्ट कर लो। चलो बैटरी जो है वो भी सेव कर लो, काम देगा, कॉल वॉल आएगा तो। घर पे है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, देन इनके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम है। आपको पता है आपको ऑनलाइन क्लास करना है, देन आपके साथ ये प्रॉब्लम है।
देन उसको रिजॉल्व करने कौन आएगा? डिस्कनेक्ट, चलो इसको हम रिमूव ही कर देते हैं बैठ के। क्वेश्चन पूछना करो, सब गायब हो जाएगा। प्रत्युष एंड अनुराग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का कौन कौन सा दो टाइप है बता दो जरा। प्रत्युष, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी जस्ट बताया है, देखो तो। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या चेंजेस दिखेगा? क्या हुआ प्रत्युष? नहीं समझा मैं उसका। अनुराग, सोनाली, सोनाली कैमरा ऑन करो, माइक भी ऑन करो। मैम मैं तबीयत ठीक नहीं है, बट आप क्वेश्चन कीजिए, जवाब दे देंगे। कैमरा ऑन करो, आंसर करना है तो कैमरा ऑन करो। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। मैम विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग एक आइटम बहुत बार चूज कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन। और विदाउट रिप्लेसमेंट में एक आइटम बार बार चूज नहीं हो सकता। कैसे, ऐसा कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा ऐसा? बार बार चूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे? हाउ? मैम विथ और अगर रिप्लेसमेंट मतलब हम लोग जो सेम आइटम रहता है उसको मोर देन वंस चूज कर सकते हैं। तो और इससे कोई विदाउट चेंज नहीं आएगा, इससे कोई, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और पड़ेगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैम नहीं आता। अभी इतना डिस्कशन हो रहा था तो तुम लोग बैठ के क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे? रोल नंबर 5, ये इंसान कौन है? अभी तक एक बार भी आंसर भी मैं नहीं सुने। रोल नंबर 5। यस मैम। हाँ, कैमरा ऑन करिए। मैम लाइट कटा हुआ है। कोई बात नहीं, आप ऑन करिए, वो हम देख लेंगे लाइट कटा है कि फिर क्या है। आंसर बताओ तो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन? नहीं आता। तुम क्लास क्यों करते हो? अभी जस्ट हम बताए हैं, फिर आपसे पूछ रहे हैं, फिर क्लास करने का क्या फायदा? मैम अटेंडेंस मिलता है। अटेंडेंस के लिए क्लास करते हो? यस मैम। पढ़ के कुछ नहीं करने वाले हो? नो। ठीक है, अटेंडेंस हम दे देंगे, चलो फिर तुम थैंक यू। लिखो, चले ही जाओ फिर। थैंक यू।
बैठो, इस सबको हम रिमूव करेंगे, सब नहीं बोलना है, आराम से बैठो। ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन का ऑप्शन है ही, ऑफलाइन में भी वही हाल है। एक क्वेश्चन होगा तो आंसर आएगा नहीं किसी के पास, सब मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा था अभी। ठीक है, अटेंडेंस मिल गया ना, चलो ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का दो पार्ट, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। मैम पॉइंट्स नोट डाउन करवा दीजिए ना। पॉइंट्स तो बहुत सारा लिखा हुआ है, सब पीडीएफ शेयर्ड है। आप अपने वर्ड्स में जो लिखिए। डिस्कशन चाहिए वो तुम लोग नोट करोगे नहीं, जो पॉइंट नोट करके लिखने के लिए बोल रहे हो वो डाल नहीं रहे हो। सिंपल है, लिखा हुआ तो सारा पेज तुम्हारे पास है, पूरा मटेरियल ही अवेलेबल है। तो उसको, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है, रिसर्च एक प्रोसेस है, उस मेथड के कॉन्सेप्ट को समझना है। हम लोग ये सब अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है इसकी, और ये करने से होने क्या वाला है। कहानी नहीं पढ़ना है ना, ये प्रैक्टिकल फील्ड का टर्म है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है लिखा हुआ, तो वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये प्रोजेक्ट वर्क का काम होता है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो आप रिसर्च के लिए लेते हैं वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट वर्क है, और उसको करने में सालों सालों लगता है। उतने में भी होता नहीं है वो, बहुत ज्यादा अगर डेडिकेशन के साथ तुम नहीं करते हो फिर तो बात ही खत्म है। वो लिखने की बात है, पॉइंट्स लिखने की बात कर रहे हो तो तुम लिखा हुआ है तुम्हारे पास, वो पॉइंट है क्या उसको समझना है ना। विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट टर्म समझ में आ गया तभी उसको अप्लाई कर पाओगे ना। लिखा हुआ टर्म से क्या समझ में आएगा, करोगे उसको कैसे। ये जो है प्रैक्टिकल फील्ड का टर्म है ना, इम्प्लीमेंट करना है, जो भी लिखा है वो तुमको करना है। कैसे करोगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तक समझोगे नहीं तो करोगे कहाँ से। एक एग्जाम्पल बोलते हैं तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल नहीं होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट कर लिए, सैंपल सेलेक्ट कर लिए, ये दो तरीका है हमारे पास। अब जो भी करेंगे ऑप्शन वही, रैंडम सैंपल, रैंडम नंबर टेबल मेथड या फिर लॉटरी सिस्टम। बस डेटा कलेक्ट कर लेना है, काम खत्म। और डेटा कलेक्शन के पहले ये चीज ध्यान रखना, जब भी आइदर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करें या फिर विथ रिप्लेसमेंट करें या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट करें, जब भी आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए उन सारे शॉप्स का जिससे आप रैंडम सिलेक्शन करने वाले हैं। मतलब मान लो तुमको कोका कोला फैक्ट्री का ही सेल का पता करना है, तो ऑल इंडिया प्रोडक्शन का पता करना है, तो ऑल इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट है, जितना भी फैक्ट्रीज है, सबका लिस्ट अगर तुम्हारे पास है तब तुम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर हम, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अगर क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स है तो 100 स्टूडेंट्स का लिस्ट मुझे पता होना चाहिए, उसमें से रैंडम सिलेक्शन हम करेंगे कि किन 10, 50 या फिर 2 लोगों का हमें क्वेश्चन करना है, जिन 2 लोगों से पूछना है। अगर मान लो 50 प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें से हम 5 ही प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे, लेकिन उस 50 प्रोडक्शन यूनिट का लिस्ट मेरे पास होना चाहिए। अगर पटना के पेट्रोल पंप्स का सिलेक्शन करने की बात करें, पटना में मान लो देखते हैं कि कितना बैंक है, कितने एटीएम्स है, जिससे कितना पैसा निकाला जाता है ये पता करना है। तो कितने एटीएम है, उससे क्या क्या निकला होगा वो देखेंगे, बट कितने एटीएम है उसका सिलेक्शन पूरा लिस्ट होना चाहिए आपके पास, किस किस बैंक का कितना एटीएम है वो पता होना चाहिए। वो पता है तो फिर आप उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेंगे। मतलब तुमको पूरे पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन साइज है, उसके बेसिस पे तुम रैंडम सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो ये एक कंडीशन है, मान के चलिए कि जब आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करना है या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्लाई करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, उसके बेसिस पे निकालोगे।
अब इसके बाद जब आप रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे तो करने के बाद निकालना क्या है, जैसे मान लो एवरेज सेल निकालना हो, एवरेज प्रोडक्शन निकालना हो, या फिर एवरेज मार्क्स निकालना हो, जो इमेजिन कर सकते हो वैसा एग्जांपल लो। मान लो तुम्हारी क्लास का एवरेज मार्क्स हमें निकालना है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और 100 स्टूडेंट्स का सपोज रिजल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है। मान लीजिए मैंने कह दिया पहले ही कि एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास स्टूडेंट इज 70%, सपोज ये मैंने स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट को एवरेज मार्क्स क्या आया है ये हम पहले बता देते हैं। दो तरीका होता है, रिसर्च में पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एवरेज मार्क्स निकालना है आपके क्लास का, तो जब आपको एवरेज मार्क्स निकालना है और सबका लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है, जब सबका लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या करोगे, क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछो, एवरेज निकाल लो और उसके बेसिस पे बताओगे कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज इतना, ठीक है। ये कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, मीन मार्क्स, जो एवरेज मार्क्स निकाले वो सब फॉर्मूला मान लो मीन से निकाल रहे हो, मीन मीडियन मोड यही तरीका है आपको निकालने का एवरेज। तो ये निकाली मीन, तो जो मीन का वैल्यू तुम निकाल रहे हो वो इस 100 स्टूडेंट्स का इन 10 सैंपल के बेसिस पे इतना आया है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी वही होगा, जिन 4-5 स्टूडेंट रोल नंबर का सिलेक्शन ऐसे हुआ है, मान लो तुम्हारे पास पूरे क्लास का लिस्ट है और ये लिस्ट इस तरह से, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, 30 स्टूडेंट्स का सब में से मान लो 10 का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी तरह P3 से लेके P10 तक खुल जाओ, सब रोल नंबर सेलेक्ट हो चुका है, 10 स्टूडेंट क्लास में सेलेक्ट हो चुका है। जब 10 स्टूडेंट क्लास में सेलेक्ट हो चुका होगा तो एवरेज मार्क्स कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, ठीक है। उन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसका रैंडम नाम बोलो, उनको जो जो मार्क्स मिला है वो काउंट कर लो, उससे तुम्हें जो मिलेगा दैट इज व्हाट, एक्स बार। और ये एक्स बार मान लो कुछ वैल्यू आया, सपोज 70% यही है, ठीक है। ये आप बता रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज इतना %। किस बेसिस पे, इन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे। यही होता है मीन निकालना, मतलब ये पहला स्टेप यही है। और भी कुछ निकालेंगे इसी में, एवरेज भी निकाल, मीन भी निकाल सकते हैं, वेरिएशन भी निकाल सकते हैं, और भी टर्म्स निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको जानना क्या है। तो ये पहला स्टेप ये कर सकते हैं, आपको एवरेज मार्क्स जानना है इस क्लास का, एस्टिमेट करना है क्या वैल्यू आया है। रैंडम सिलेक्शन, तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट्स है, सबका नाम लिस्ट पता है, रैंडम चीज से निकालो, सबका नाम रोल नंबर देख लो, टोटल 10 स्टूडेंट्स के बेसिस पे 70% मार्क्स आया है। अब ये एक्यूरेसी कहीं ना कहीं अटेन कर सकता है, जितना ज्यादा तुम नंबर ऑफ सैंपल्स लोगे, 30 स्टूडेंट्स के क्लास में अगर 10 का सैंपल्स ले रहे हो तो वो रिलायबल होगा। जितना ज्यादा सैंपल्स लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ये रिजल्ट रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, और जितना कम सैंपल्स लोगे उतना कम एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो फिर उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और कम पार्टिसिपेशन होगा तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हो रहा है, ठीक है। यही है आपका सिलेक्शन। अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही होगा, विथ रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, बस यही चीज समझना है आपको। इसी तरह मीन निकाल दिए, तो अब ये बोला गया आपने किया क्या, एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास निकालने की कोशिश की। इसी तरह एवरेज सेल, एवरेज प्रोडक्शन सब निकाल सकते हो। बस हमको ऑनलाइन में है किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरह बैठ गए। सोनल, यस मैम। है कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नहीं, मतलब अगर हम इस तरह से रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो मीन वेरिएंस मोड ये सब पढ़े हो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसके बेसिस पे पहले कंक्लूजन निकालना सीखो, उसके बाद उससे और ज्यादा डिटेल में कंक्लूजन डिसीजन निकाला जा सकता है। कुछ समझ में नहीं आए, एवरेज सेल तो निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, 2, 4, 10 प्रोडक्शन यूनिट लिए उसके बेसिस पे एवरेज प्रोडक्शन यूनिट बता सकते हैं प्रोडक्शन कितना हुआ है।
या फिर क्या हो सकता है, अगर 10, 20, 50 शॉप में चले जाएं और किसी मंथ का 2-3 मंथ का आप सेल देख ले, उसके बेसिस पे बता सकते हैं क्या एवरेज सेल हुआ होगा। आप पूरा शॉप नहीं गए हो, पूरा प्रोडक्ट से पूरा कंपनी का सारा यूनिट और पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10, 20, 50 जो भी शॉप पे गए हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ऑन एन एवरेज इतना सेल हुआ है, बताया जा सकता है। और ये आप अपने लिए कर रहे हैं, डेटा ऐसे भी बाहर कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, जो शॉप में खरीदा होगा या फिर जहां से खरीदा होगा कहीं ना कहीं वो लिस्ट होगा, उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा भी होता है जो कि इंक्लूडेड नहीं होता है मार्केट में सेल है। जैसे मान लो कुछ एक्सपायर हो गया, खराब हो गया, टूट गया, उन सब का तो सेल नहीं होगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी होता है जो कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे हैं क्योंकि वो आप गेन कर ही नहीं सकते, है ना, ऐसा हो सकता है। तो उस टर्म को यहाँ पे एरर टर्म में इंक्लूड कर दिया जाता है कि मतलब हम जो क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, एवरेज सेल निकाल रहे हैं या फिर एवरेज प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो उसमें मेरे कैलकुलेशन में कुछ एरर हो सकता है क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन को तो स्टडी कर नहीं रहे। इसका एग्जांपल तो मैंने बताया था, अगर क्लास में 50 लोग हैं, मान लो 49 ऑब्जर्वेशन को भी आप देखते हैं सब मेल है, तो ये भी गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता जो लास्ट नंबर बचा हुआ है रूम में वो भी मेल ही होगा, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप उतने ऑब्जर्वेशन के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ एरर का चांस हमेशा रहेगा। तो जो भी कंक्लूजन निकालोगे उसमें ये भी इंक्लूडेड होता है कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है उसमें कुछ एरर के चांसेस है, और उसमें आप ये बोल सकते हैं कि अगर कुछ एरर है, मान लो 1% एरर है, अगर 1% एरर है तो कितना परसेंट श्योरिटी है कि वो सच होगा, 99%। तो आप 99% कॉन्फिडेंट है कि जो हो रहा है या फिर जो कंक्लूजन मैंने दिया, जो डिसीजन मैंने लिया, दैट इज करेक्ट, बट नॉट 100% टिल 99%, यही बोला जा सकता है। 99% तक ये हम एश्योर कर सकते हैं आपको कि मैंने जो कंक्लूजन निकाला है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, और ये हम निकाल रहे हैं with 99% of accuracy, ठीक है। 99%, 95%, 90% ऐसा कुछ टर्म दिया जाता है, बिकॉज 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सैंपल को स्टडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लूज कर रहे हैं ना, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन तो तुमको मिला नहीं। क्लास के ईच एंड एवरी स्टूडेंट के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम क्लास के 10 ही स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 10 ही लोगों का ना फीडबैक लिए हैं, 10 ही लोगों से हम क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर आया है मेरे पास, तो सिर्फ उनका रिस्पॉन्स मिला, उनके बेसिस पे पूरे क्लास को जज कर रहे हैं। तो कर सकते हैं बट वो 100% एक्यूरेट होगा क्या, नहीं होगा। तो यही चीज एरर में चला जाता है, तो उसके लिए फिर एरर एनालिसिस करना पड़ता है। फिलहाल इतना ही समझो, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें तो बताओ फिर। इस एरर को फिर से एक बार दिखाएंगे। एरर टर्म जैसे मान लो क्लास में सब वही 49 स्टूडेंट्स और 50, मान लो 50% इन क्लास, आप 49 से मिले, एक स्टूडेंट से नहीं मिले, मान लो जो भी है, मेल में फीमेल वाला बोल रहे थे, एक रूम में मान लो 50 लोग हैं, अगर 49 लोग बाहर आते हैं, आप गेट के बाहर बैठे और आपने देखा सब मेल है, तो क्या ये बोला जा सकता है 50th पर्सन जो कि रूम में है वो भी मेल मेंबर हो, नहीं बोल सकते, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। देयर इज हाफ चांस, 50% चांस है कि जो भी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, यही ऑप्शन है। अगर ऐसा है तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। जब 50 लोगों में से आप 49 से मिल चुके हैं फिर भी आप 100% श्योर नहीं है जो 50th पर्सन है वो कौन है, तो 100 लोगों में से 10 का स्टूडेंट का मार्क्स देखने पे जो भी आप आंसर बता रहे हैं क्या वो करेक्ट होगा, नहीं हो सकता। आप 49 आउट ऑफ 50 से मिलते हैं फिर भी आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो इन दैट केस आप 100 का कंक्लूजन 10 के बेसिस पे कैसे बता सकते हो? 30 स्टूडेंट्स का नंबर आप 10 के नंबर पे कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, देयर इज सम एरर, बट वो एरर कम हो सकता है अगर ये सैंपल साइज बढ़ जाए, लेकिन फिर भी कम होगा तो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मान लो हम 99% श्योर हो सकते हैं, 100% श्योरिटी तो हो ही नहीं सकता।
100% श्योर तो कभी तुम होगे ही नहीं जब पूरा पॉपुलेशन, जब तक तुम नहीं पढ़ो। पूरे पॉपुलेशन अगर 50 के 50 लोगों को आप देखते तो जो भी कंक्लूजन देते वो 100% श्योर होता, बट 49 को देख रहे हैं तो आप 99% श्योर हो सकते हैं, बट 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। तो आप यहाँ बोल सकते हैं व्हाट आई एम सेइंग इज 99% एक्यूरेट, ठीक है। या फिर जो भी हम बोल रहे हैं उसमें एक्यूरेसी सिर्फ इतना ही परसेंट है, देयर इज अ चांस ऑफ 1% एरर, देयर इज अ चांस ऑफ 5% एरर, देयर इज अ चांस ऑफ 10%। अब मान लो सैंपल साइज का हम स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादा एरर के चांसेस है, बट एरर के चांसेस हमेशा रहेंगे, बिकॉज आप पूरे सैंपल्स के बारे में पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा पॉपुलेशन इग्नोर कर रहे हैं। 100 स्टूडेंट्स में अगर हम 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, 10 से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो 90 स्टूडेंट्स को तो मैंने नहीं पूछा ना, नहीं पूछा, तो उन 90 का भी तो कंट्रीब्यूशन तो इसमें है नहीं, तो जो भी होगा कंक्लूजन वो गलत तो होगा ना, 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, एक रफ आइडिया देगा, 100% एक्यूरेसी नहीं देगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मेरा कंक्लूजन है वो गलत है, पूरा गलत भी नहीं, पूरा सही भी। 100% एक्यूरेट कभी हो ही नहीं सकता। फ्यूचर फोरकास्टिंग अगर बात करें, आप फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार के बारे में ये कंक्लूजन दे रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में ये कंक्लूजन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आप कुछ लोगों से मिले उसके बेसिस पे दे रहे हैं, सबसे तो आप मिले नहीं है, जो सबसे मिले नहीं है तो 100% श्योरिटी तो आप कभी भी नहीं दे सकते, कभी है ही नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 100% वो गलत है। जैसे बॉम्ब वाले केस में सब बॉम्ब फोड़ दोगे जाके तभी बोलोगे कि सक्सेसफुल है, नहीं बोल सकते ना। आप एक दो बॉम्ब के बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं और वही सही होगा, क्योंकि सब बॉम्ब फोड़ के जाके देखोगे, टेस्ट ही करते रहोगे, फिर एक्चुअल कब काम होगा, किसी काम का ही नहीं हुआ। तो वहां पे आपके पास जरूरी ही वही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है उसको जज करने का, तो करना वही है क्योंकि वो यूजफुल है। बट आप उस पर 100% रिलाय करें, ये सही नहीं है। सब लोग सोचता है अपने फ्यूचर का अच्छा होगा, ऑब्वियसली सब लोग यही सोचेगा, लेकिन क्या 100% गारंटी के साथ कोई बोलेगा कि ऐसा ही होगा? कोई नहीं बोल सकता। सो वो जो भी होगा, आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंडीशन। सो 100% श्योरिटी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यही एरर है, जहां पे 100% श्योर नहीं है तो देयर इज अ चांस ऑफ सम एरर, और जो एरर के चांसेस है वही बताएगा कितना % आप एक्यूरेट है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। उसके बाद तुम लोग पढ़ के रखो, सब एकदम खराबी स्थिति में तुम लोग, मास्टर्स के लेवल के स्टूडेंट्स का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है फिर, ओके देन।